तो आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर 3 है मोशंस ऑफ द अर्थ अब वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो अर्थ है उसका मोशन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसके कौन कौन से मोशन है। तो इसमें दो टाइप की मोशन करती है अर्थ। एक तो जो अपने एक्सेस है उसके लॉन्ग ही अगर वो रोटेट होती है तो उसे रोटेशन बोलते हैं। और जब अर्थ सन के अराउंड जब मान लीजिए ये सन है और अर्थ है जो इसके अराउंड ऐसे चक्कर काट रही है, इसको राउंड लगा रही है, तो इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है, as you know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस, यानी ये एक्सेस पे ही इसका रोटेशन है, उसको रोटेशन बोलते हैं। और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। यानी जब अर्थ है जो सन के एक फिक्स्ड पाथ में मूवमेंट करती है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि द एक्सेस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। इसमें ऑर्बिटल प्लेन की भी एक आगे डेफिनेशन दे रखी है कि द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अब ऑर्बिट क्या होता है। अब ऑर्बिट जो ये चक्र काट रहा है, जो जो फिक्स पाथ है उसमें चक्र काट रहा है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। इसका जो ये कक्षा हो गई है इसकी, और ये ऑर्बिटल प्लान इसका जो कक्षीय तल हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो द अर्थ है रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। अब जैसे ये सन है, अब इस अर्थ का जो स्फेरिकल शेप है, तो अब इस पे जैसे ये अर्थ जो है यहाँ पे है, तो इसका आधा वाला हिस्सा ही इसके सनराइज इसको मिलेगी, आधे हिस्से को ही सनराइज मिलेगी। ये अर्थ है, इसका जो आधा हिस्सा है उसको ही सन रेज मिलेगी। मान लीजिए सन अगर यहाँ पे है तो सन की रेज सीधे इसी पे आएंगी। इसका ये जो पीछे वाला एरिया है ये तो इसको सन रेज मिलेंगी ही नहीं। इस पे स्पेरिकल शेप की वजह से ये होता है। अब इसका जो रोटेशन होता है उसकी वजह से इसको दूसरे पार्ट को भी रोटेशन की वजह से इसमें सनलाइट मिल जाती है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि द पर्सन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। एंड जैसे अब ये जो यहाँ पे लाइट पड़ रही है, इस एरिया में लाइट पड़ रही है, इस एरिया में लाइट पड़ रही है, इसको तो डे में, इसको तो दिन महसूस होगा और इसको है ना उस टाइम पे रात महसूस होगी। और जब ये रोटेट होके ये वाला एरिया जो है इस साइड आ जाएगा, तब इसको डे मिल जाएगा और इसको नाइट मिल जाएगी। तो ये अर्थ का रोटेशन वजह से होता है। ठीक है। अब द सर्किल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी जो सर्किल जो डिवाइड करता है डे और नाइट को, उसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है। ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया। द सर्किल डज नॉट कोइंसाइड with the axis you see in figure 3.2, the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। यानी अपने अक्ष के चारों ओर इसको घूमने में 24 आवर लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं इसको। ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था पिछले वाले चैप्टर में भी, जब उसमें लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की बात की थी हमने। तो उसमें 15 उसमें 360 डिग्री स्पेरिकल का होता है, तो उसमें 24 घंटे लग रहे थे हमें। तो 1 घंटे में 15 डिग्री आया था, और उससे हमने जो मीन टाइम है वो भी डिसाइड किया था हमने। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसमें आई लिंक में डाल दूंगा कॉर्नर में, आप जाके देख सकते हैं उस लेक्चर को। तो आगे बात करते हैं। जो इसका 24 आवर्स है वो एक रोटेशन को पूरा करने में लगाता है। जैसे ये अर्थ है, अब ये इसका जो प्राइम मेरिडियन है ये, इसके अराउंड इसको रोटेट होने में इसको 24 घंटे लगते हैं। ठीक है। और जो ये सन के अराउंड चक्कर काटती है उसमें 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं इसको। ठीक है। 365 days and 6 hours. The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth day. अभी जो 24 आवर लगता है इसको, अर्थ डे बोलते हैं इसको। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अब आगे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अर्थ है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री से। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस देखने को मिलेंगे, वो आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। चलो चलो आगे चलते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट नहीं होगी तो एक हिस्से में हमेशा रात रह जाएगी, एक हिस्से में हमेशा दिन रह जाएगी। और दिन रह जाएगा एक हिस्से में, तो वहाँ पे हीट बढ़ती जाएगी, हीट बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, तो ज़्यादा हीट में हम रह नहीं पाएंगे और वहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएगी। और दूसरी साइड जहाँ रात रहेगी वहाँ हमेशा कोल्ड रहेगा, जहाँ वहाँ पे फ्रीजिंग टाइम बढ़ जाएगा, और उस वजह से वहाँ भी सस्टेन नहीं हो पाएगी लाइफ। तो इसका मतलब है कि लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। यानी एक्सट्रीम कुछ भी हो उसमें लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। जैसे बुद्धा का मीन पाथ था, उसमें भी कुछ भी एक्सट्रीम नहीं था, उसमें मीन पे लेके चले थे सबको। तो वैसे ही इसमें भी एक्सट्रीम कंडीशंस जो लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो इसमें 10 सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन।
मीन इसके ऑर्बिट में जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड मोशन करेगी उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। और इसको 365 and 1/4 डेज लगते हैं, यानी 6 आवर्स लगते हैं। 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं इसमें। तो अब आपको पता है 6 आवर्स लगते हैं, एक साल में 6 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 4 साल में 24 आवर्स हो गए, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो 365 में आप एक दिन जोड़ दोगे 366 हो जाएगा, और 366 हो गया मतलब हो गया आपका ये लीप ईयर हो जाएगी। और लीप ईयर कितने साल में आएगी, मतलब 4 साल में एक बार लीप ईयर बनेगी। और लीप ईयर क्यों बनेगी, क्योंकि एक साल में 365 6 घंटे होते हैं, और 6 घंटे को 4 साल में 24 घंटे हो जाएंगे, 6 × 4 24 हो जाएगा। ये 24 आवर्स हो जाएगा, मतलब एक दिन हो जाएगा, तो 366 दिन हो जाएंगे, तो ये इसका लीप ईयर हो जाएगा। इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इट टेक्स 365 and 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी सन के चारों तरफ घूमने में से 365 and 1/4 डेज लगता है। वी कंसिडर ए ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली दैन एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। यानी सुविधा के लिए हमने इसमें 365 डेज को कंसिडर कर लिया है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जो 21 जून है उसको समर सोल्स्टिस बोल रहे हैं इसको। अब इसका मतलब समझिए आप कैसे होता है कि जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। अब टिल्टेड है तो जो नॉर्थ पोल वाला पार्ट है, यानी ये जो नॉर्थ पोल वाला पार्ट है वो सन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगा, है ना। तो और जो साउथ वाला पार्ट है वो सन से अवे हो जाएगा, सन रेड से अवे हो जाएगा। तो जो जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर हो गया आपका, ये आपका कैंसर केप ऑफ कैंसर हो गया, और ये कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। ठीक है, ये जो कैंसर है, मतलब अब ये 21 जून को क्या होगा कि जो ये ऐसे ऐसे टिल्टेड रहेगा, तो 21 जून को रहेगा कि जो इक्वेटर आपका सन कहाँ से कहाँ मूव करता है, सन आपका कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच बीच में ही इसकी जो रेज है वो मूव करते हैं, जो रेज है वो यहाँ पे ही एक्स्ट्रा पड़ती है। अब जो 21 जून को रहेगा कि जो सन है ना वो सीधा यहाँ पे रहेगा, कैंसर पे रहेगा, कैंसर पे इसकी सीधी रेज वर्टिकली रेज रहेंगी। तो इससे क्या होगा कि जो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें ज़्यादा सन रेज पड़ेंगे, ज़्यादा सन रेज पड़ेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा बड़ा दिन होगा, ज़्यादा बड़ा दिन होगा तो वहाँ हीट ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से 21 जून को वो ऐसा दिन होता है जो कैंसर पे सन की सीधी वर्टिकली रेज पड़ती हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा दिन माना जाता है, सबसे बड़ा दिन बन जाता है इससे। तो 21 जून आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और वैसे ही यहाँ पे कैप्रिकॉर्न पे तो जस्ट अपोजिट हो गया कि यहाँ पे बिल्कुल कम रेज पहुंचेंगी। तो यहाँ पे जो है वो विंटर रहेगी, विंटर सोल्स्टिस रहेगा, यानी सबसे बड़ी रात यहाँ पे रहेगी। सदर्न में तो विंटर सबसे बड़ी रात रहेगी, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें सबसे बड़ा दिन रहेगा, समर सोल्स्टिस रहेगा। तो यही यही कंडीशन आपके यहाँ पे हो जाती है। इससे इससे क्या होगा कि जो नॉर्दर्न नॉर्दर्न पोल है वो अब अवे हो जाएगा, और जो साउथ सदर्न पोल है वो पास आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो जो नॉर्दर्न पोल है वो दूर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे सनरेज कम पहुंचेंगी, सनरेज कम पहुंचेंगी तो यहाँ पे सबसे रातें बड़ी होने लग जाएंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों में रातें बड़ी होने लग जाती है। इसका मतलब आपका है कि जो विंटर सोल्स्टिस में आपके जो अर्थ है वो चली गई है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब इसमें और क्या बताने लायक है, इसमें इक्विनॉक्स है। तो इक्विनॉक्स है, इसका मतलब होता है कि डे और नाइट जो है वो बराबर अमाउंट में रहेंगे, बराबर बराबर रहेगा इनका टाइमिंग। तो इक्विनॉक्स पे यही होता है कि जो रेज है वो सीधी इक्वेटर पे पड़ती है, इसकी वजह से दोनों में बराबर बढ़ता है। ये अर्थ हो गया, ये इक्वेटर हो गया। अब जो सन रेज है वो जो सन है वो इक्वेटर पे रहेगा, तो ये इक्विनॉक्स हो गया। अगर सन कैंसर पे रहता है तो ये आपका समर सोल्स्टिस हो जाता है। और अगर आपका सन जो है वो कैप्रिकॉर्न पे रहता है तो विंटर सोल्स्टिस हो जाता है। तब इक्विनॉक्स पे जो होगा वो इक्वेटर पे सन की सीधी वर्टिकली रेज पहुंचेंगी। तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्दर्न पोल है और जो सदर्न पोल है, उसमें क्या होगा कि जो नॉर्दर्न पोल है उसमें जो सर्दी रहेगी, और जो सदर्न पोल है उसमें हीट पहुंचेगी। अभी हीट पहुंचेगी तो सदर्न पोल में हीट पहुंचेगी, तो यहाँ पे पतझड़ का मौसम आ जाएगा, पतझड़ यानी ऑटम आ जाएगा। और जो 23 सितंबर को जो क्या होगा कि यहाँ पे ऑटम जो है, मतलब जो सदर्न पोल जो आपका हुआ है, जो सदर्न पोल है वो आपका दूर हो जाएगा सन रेज से, और जो नॉर्दर्न पोल है वो सन के पास आ जाएगा। और सन के पास आ जाएगा तो इससे क्या होगा, इस नॉर्दर्न में आपकी जो हीट बढ़ने लग जाएगी, और जो नॉर्दर्न में हीट बढ़ेगी तो नॉर्दर्न में अब ऑटोमन हो जाएगा, और स्प्रिंग साउथ में हो जाएगा। यही इसका फंडा है। जैसे ये अर्थ रोटेट करती हुई ऐसे यहाँ पे आई तो इसका नॉर्दर्न पोल ऊपर है, तो ये ऐसे करते करते यहाँ पे पहुंचा।
तो यहाँ पे ऐसे पहुंचा है इसने। तो यहाँ पे पहले जो 21 मार्च को क्या हुआ कि 21 मार्च को नॉर्थ पोल जो है वो सन से बहुत दूर था, फार अवे था। और जो 23 सितंबर को क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल है वो सन रेज के जस्ट अहेड हो जाएगा। इससे क्या होगा, वहाँ ऑटम हो जाएगा। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है कि जो अ, ये इक्विनॉक्स है जो 21 मार्च को हो रहा है और 23 सितंबर को हो रहा है। और समर सोल्स्टिस आपका 21 जून को हो रहा है और नॉर्दर्न आपका जो विंटर सोल्स्टिस है वो 22 सितंबर को हो रहा है, तो 22 दिसंबर को हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ कि 6 hours सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि 6 घंटे से जो हर 4 साल में 6 घंटे ऐड होके एक 4 साल में ये 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे में ये लिखा हुआ है ओवर ए स्पैन ऑफ 4 years। तो 24 घंटे मतलब एक दिन हो जाएगा। तो दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। जब ये वन डे ऐड होगा इसको हम फरवरी में ऐड करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लीप ईयर होती है उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। 29 डेज होते हैं फरवरी में। तो 10 every 4th year फरवरी इज ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days। सच ए ईयर विद 368 days इज कॉल्ड ए लीप ईयर। तो आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। तो आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट लीप ईयर है वो कब होगी। तो इसमें अब अगर आगे दिया हुआ कि जो फ्रॉम फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या आपको ये इसमें क्लियर दिख रहा है कि जो ये ऑर्बिट है ये एलिप्टिकल है। आपको एलिप्टिकल का पता मालूम होना चाहिए, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब आगे बात करते हैं। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। आपको इसमें पता चल ही गया होगा कि समर कब हो रहा है, विंटर कब हो रहा है और स्प्रिंग कब हो रहा है और ऑटम सीजन कब आ रहा है। ठीक है, सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड अराउंड द सन। यानी जब अर्थ की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है अराउंड द सन, आपके जो सीजन है वो चेंज होते जा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द you will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer। जैसे कि आपको मैंने बताया दिया, ये तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे उस पर सीधी सन रेज जाती हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है। ज़्यादा हीट होती है और ज़्यादा हीट होती है तो जो एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। पर जो नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द सन इस टाइम पे। द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल, यानी आर्कटिक सर्किल जो आपका ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल के नीचे सर्किल है उसको आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सेकंड लेक्चर में बताया था आपको मैंने आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन, इस सब आपको मैंने जो सेकंड लेक्चर है उसमें बताया था। तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए। आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। यानी जो आर्कटिक सर्किल है उसको 6 महीने तक लगातार डे लाइट मिलेगी। और जो सदर्न में जो सर्किल है उसको जो पूरे 6 महीने तक नाइट मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि जो द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस ओके 21 जून। एंड सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात जो है वो 21 जून को होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो अब जैसे ये उल्टा हो जाएगा तो वैसे सदर्न हेमिस्फेयर में हो जाएगा। एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स। यानी आप ये लाइन पढ़िए कि एट दिस टाइम, इसी टाइम पे की बात हो रही है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही जो सन है वो अ, जैसे जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अगर वो वर्टिकल नेट हो जाएगा तब उस टाइम पे उल्टा हो जाएगा। उस टाइम पे जो है वो जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में उसमें सबसे बड़ी रात हो जाएगी और सबसे छोटा दिन हो जाएगा। तो ये सब उल्टा हो जाएगा उस टाइम पे। ऑन ट्वेंटी, अब देख इसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं। ऑन 22nd December द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स। यहाँ देखो अब इसमें उल्टा हो गया। 22 दिसंबर को क्या होगा, जो कैप्रिकॉर्न है उस पर सन आ जाएगा। उस पर सन आ गया तो मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें अब सर्दियां हो जाएंगी। उसमें सर्दियां हो जाएंगी तो उस टाइम पे जो लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा। ये कितना सिंपल है देखिए आप इसको। इसमें लिखा है कि अभी विंटर सोल्स्टिस हो जाएगा, अभी उल्टा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब ऑन 21st एंड September 23rd डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। यानी जो इक्वेटर पे जो इस टाइम पे क्या होगा 21 मार्च और September 23rd को ये जो सन है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट फॉल कर जाएगा। जैसे मैंने आपको इसमें बताया भी था, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो सन है, यहाँ पे जो सन है यह डायरेक्ट इक्वेटर पे हो जाएगा। इक्वेटर पे डायरेक्ट सन आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में बराबर लाइट पहुंचेगी। बराबर लाइट पहुंचेगी तो बराबर डे नाइट होगा, टाइम डे और नाइट बराबर हो जाएंगे इस टाइम पे।
इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स thus this is called as equinox on 23rd September it is autumn season। अगर मैंने इक्विनॉक्स की पहले डेफिनेशन बता दी इसमें एक बार और ये बता दी गई, एक बार वापस बता दी गई है कि इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होंगे। पूरी जो होल अर्थ है वो इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स फील करेगी, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं क्योंकि इक्वेटर पे जो सन है वो वर्टिकल हो जाएगा। ऑन 23rd September इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो 23rd September रहेगा उसको मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें ऑटम सीजन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो सनलाइट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे डायरेक्ट होगी उस टाइम पे, और सदर्न में कम होगी, सदर्न में वो नहीं होगी सीधी। तो इसकी वजह से जो 23rd September को पतझड़ का मौसम हो जाएगा, और जो स्प्रिंग सीजन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। और उसके ही अपोजिट आपको 21 मार्च में कर लेना है। एंड 21 मार्च में क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम सीजन हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है देन यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स आर चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। तो ये इस चैप्टर के बारे में था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली इसमें। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के यानी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको ये बताना है मुझे। ये कमेंट में करके बताइए आप मुझे, ठीक है। और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।